गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। वहीं सीएम ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करते हुए खिलाड़ियों से बातचीत की और शूटिंग रेंज में निशाना भी लगाया। कॉम्प्लेक्स में इंडोर और आउटडोर हाईटेक खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने चयनित खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी वितरित की। इसी क्रम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 10 साल में खेल संस्कृति ने नई जगह बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें जिला प्रशासन ने यहां पर पड़ी हुई इस जमीन को, जो आज बाबा राघव दास जी के नाम पर कुष्ठ सेवाश्रम संचालित होता था, उसकी इस लैंड को इस कार्य के लिए, जो युवाओं को फिट रखने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लैंड उपलब्ध करवाई। और आप सब ने मुझे विधायक बनाया, तो मैंने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए इसके लिए दिया और बाकी पैसा गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया। और अब यह 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से यहां पर ये ट्रैक भी बन गया और ये सभी सुविधाएं, अलग अलग खेल की यहां पर इंडोर भी आउटडोर भी, ये सभी सुविधाएं यहां के युवाओं के लिए उपलब्ध हो चुकी है। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसका ओवरऑल इसकी व्यवस्था का संचालन करेगा। और मैंने ये भी कहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते होंगे, तो उन लोगों को भी यहाँ पे एंट्री मिल सके, वे लोग भी यहाँ पे, इस मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग यहाँ पे घूम फिर सकें, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, हर उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं भी देख के आया, यहाँ की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहां का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पे शूटिंग रेंज भी यहाँ पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहाँ पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी।
जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज स्पोर्ट्स अपने आप में एक बेहतरीन कैरियर का एक माध्यम है, वैसे भी एक स्वस्थ जीवन दिनचर्या के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नववर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में जुड़ने और जोड़ने से ज्यादा शुभ कार्य कोई नहीं होता। वहीं महाकुंभ 2025 को लेकर रायबरेली से प्रयागराज के बीच में बन रही सड़क को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि मैं समझ रहा हूं कि सीएम के निर्देशों का पालन यहां के अधिकारी करेंगे और इस सड़क का निर्माण जल्द हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा जी की तैयारी में है। आज भी मेरा कार्यक्रम सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, जीने के लिए किसी को कोई न कोई परंपरा रीति स्वयं में भी बनाना पड़ता है। मैंने इस जनपद में हर नए वर्ष में सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं देने की परंपरा डाली और आपके माध्यम से अपनी प्यारी रायबरेली के सभी लोगों को शुभकामनाएं देने का भी प्रयास किया। आपको महसूस होता होगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मार्ग के लिए कितना संवेदनशील है कि कभी कमिश्नर निरीक्षण करते हैं तो कभी राज्य का मुख्य सचिव इस सड़क को निरीक्षण करने आता है कि जितनी जल्दी हो सके बन जाए। तो मैं समझ रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अनुपालन इस राज्य के अधिकारी करेंगे और यथाशीघ्र कुंभ से पहले इस मार्ग का निर्माण आवागमन के रूप में मोटरेबल या सुविधाजनक बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कमी होगी। वहीं लखनऊ की एनआई कोर्ट ने एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले की सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि कासगंज दंगों में एबीवीपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। वहीं कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। और जितने भी सरकारी वकील थे सभी लोगों ने न्याय का साथ दिया, चाहे वो एनआईए कोर्ट के थे। में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। माननीय न्यायालय न्यायमूर्ति श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया। सभी लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया गया है। और जितने भी सरकारी वकील थे सभी लोगों ने न्याय का साथ दिया, चाहे वो एनआईए कोर्ट के थे चाहे लखनऊ हाई कोर्ट के थे। सरकार ने भी हमारी केस लड़ने में पूर्ण सहायता किया। सरकार द्वारा एक बोला गया था कि चंदन चौक बनाया जाएगा, वो अभी तक नहीं बना। सरकार को ध्यान देना चाहिए और चंदन चौक बना चाहिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी शशि भूषण पाठक ने लक्ष्मण मेला मैदान में बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कुछ दिन पहले पत्रकारों ने मैदान पर अवैध निर्माण की खबर चलाई थी, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटा दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 2 दिनों में करीब 20 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया और तीसरे दिन भी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें अब तक बिना नक्शा पास कराए सुभाष नगर थाना क्षेत्र और कैंट क्षेत्र में 8 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। बदायूं रोड में अवैध निर्माण के लेकर के सूचना मिला था, इसलिए हमारा पूरा टीम आज लगा हुआ है एंड ये कंटिन्यू रहेगी। एंड आज तो पहला दिन है, पूरा रोड का पूरा कम्प्लीटली हम लोग पूरा सर्वे करेंगे एंड आगे का जो भी अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ये तो कल हम लोग एक नया IIT BHU से एक नया स्टार्टअप है, उन लोग के साथ हम लोग अभी बातचीत चल रहा है, हो सकता है 10-15 दिन में फाइनल हो जाएगी। पूरा शहर का ड्रोन से हम लोग मॉनिटर करेंगे। 1 सेंटीमीटर में भी अगर किसी बिल्डिंग में 1 सेंटीमीटर भी ऊंचाई का अगर डिफरेंस आता है हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज मुझे लग रहा है 4-5 का हो गया है, शाम तक चलेगा और होगा कार्रवाई। ऐसी नोटिस देने का प्रक्रिया है वो जो अभी भी देखिए आपके सामने भी कुछ बिल्डिंग्स है जो छत डाल चुका है, हमको तो उसको नहीं गिरवा रहा है जी, जो अभी शुरुआत में है उनको ही गिरवा रहा है। एंड जो छत डाल चुका है उनको सीलिंग भी कर रहा है, उनको भी नोटिस दे रहा है। यहीं पे तो आपको बहुत सारा बिल्डिंग है जो ऑलरेडी लोग मतलब बन चुका है, उनको तो हम लोग नोटिस देंगे, प्रॉपर जो भी हमारा कानून नियम है उसको फॉलो करेंगे। संत कबीर नगर के हैसर नगर पंचायत में निर्माणाधीन कूड़ा निस्तारण केंद्र का विरोध करते हुए सभासद और ग्रामीणों ने ईओ और अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें, राज्य सरकार के स्वच्छता मिशन के सपनों को साकार करने के लिए नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में MRF केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन केंद्र का विरोध सभासद और स्थानीय लोग कर रहे हैं। आरोप है कि मनमानी तरीके से नियमों को ताक पर रखकर केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। मामला ये है, हमारे वार्ड में ज़बरदस्ती ईओ और चेयरमैन के द्वारा कूड़ा घर बनाया जा रहा है। तो क्या मांग है आप लोगों की? वहाँ न बनाया जाए, आबादी से 160 मीटर पे वो है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको वहाँ से हटा के कहीं जहाँ आबादी से दूर हो वहाँ बनाया जाए। 8-10 सभासद भी आए हैं। मानक क्या है? मानक ये है कि आबादी से 200 मीटर दूरी पे बनाया जाए। जो यहाँ के शासी अधिकारी महोदय उमेश कुमार पासी उसको जबरदस्ती बनवाना चाह रहे हैं। आप सब अवगत हैं कि राज्य सरकार स्वच्छता मिशन एवं नगरीय प्रगति के दृष्टिगत जो नगरों में कूड़ा एकत्रित हो रहा है उसके लिए MRF सेंटर्स नगर के बाहर बनाने के लिए प्रस्ताव करती है। उसी के क्रम में 15वें वित्त के तहत हैसर बाजार में ये केंद्र स्वीकृत हुआ है, जिसको लेकर के सभासदों ने आपत्ति की है। चूंकि यह निर्माण प्रक्रियागत तरीके से हो रहा है और इनकी आपत्ति आई तो उस पर विचार किया जाएगा और तत्समय जिलाधिकारी द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि सारे 15वें वित्त सारा जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो सर को इस पे अवगत करा दिया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई होगी। प्राण केंद्र बन रहा है जो भारत सरकार की गाइडलाइन है 200 मीटर आबादी से होना चाहिए, उस क्षेत्र में DM साहब के माध्यम से स्वीकृत हुआ है। 15वें वित्त एक और उसमें SBM से पैसा भी आया है शासन से, वही काम हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि भाई 200 मीटर से कम है, लेकिन वो 200 मीटर है वो नाप लिया जाए, जहाँ 200 मीटर होगा वहाँ मैं बना दूंगा। वहाँ कूड़ादान बनाया जा रहा है जो कि वो आबादी के सटे है, उसको कहीं दूर बनाया जाए जहाँ से कि जनता को बीमारियों से बचाया जाए और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिथिलेश, जिस तरीके से यहाँ पर लोग आरोप भी लगा रहे हैं और कई बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है और क्या कार्रवाई होगी आगे? देखिए, अभी आपको बता दें कि ये पूरा मामला संत कबीर नगर जिले के नगर पंचायत हैसर बाजार का है, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और सभासद जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जो कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है उसमें जो है लापरवाही बरती जा रही है। लोगों का ये साफ तरीके से आरोप है कि जो कूड़ा निस्तारण केंद्र है वो 200 मीटर दूरी यानी जो बस्ती है, जो मोहल्ला है, उससे दूर होना चाहिए और उसे सटे हुए बनाया जा रहा है। इससे उनका ये भय की चिंता सता रही है कि उससे दुर्गंध उठेगी और आने वाले दिनों में उन्हें बीमारियों का भय सता रहा है। इसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 200 मीटर से 200 मीटर दूरी से वहां पे बनाई जानी चाहिए। उन्होंने साफ तरीके से इसका आरोप वहां पर अधिशासी अधिकारी उमेश कुमार और वहां के अध्यक्ष रिंकू पर लगाया है। उनका कहना है कि इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन करने के बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को उन्होंने वहां पर अवगत कराया, अध्यक्ष को अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर निर्माण ना कराया जाए, यहाँ पे जो मानक अनुसार है जो उसका निर्माण कराया जाए। इसी को लेकर आज उन्होंने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जिलाधिकारी की महोदय की तरफ से यह अनुमोदन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान रखते हुए वहां पर वो कूड़ा निस्तारण केंद्र का निर्माण कराया जा रहा, लेकिन कार्रवाई की भी बात कही गई है अधिकारियों के द्वारा। उनका कहना है कि इस मामले में जांच कराया जाएगा और जो सत्यता पाई जाएगी उस आधार पर कार्रवाई होगा। जी रवि। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण है कि आगे किस तरीके से इसमें बदलाव किया जाएगा। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका।
वहीं संभल में रानी की ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई पर रोक लग गई। बता दें कि जिले के चंदौसी स्थित लक्ष्मणगंज मोहल्ले में बीते 12 दिन से रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही थी। गुरुवार को खुदाई का 13वां दिन था। 25 फीट तक बावड़ी की खुदाई के बाद मजदूरों ने एएसआई टीम को ये जानकारी दी कि बावड़ी के अंदर की दीवारें काफी कमजोर हैं, वो या तो गिर सकती हैं या फिर नीचे धंस सकती हैं। इसीलिए टीम ने खुदाई के काम पर रोक लगा दी है। संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सतीश, अब यहाँ पर खुदाई पर रोक लगा दी गई है, क्या अब आगे यहाँ पर खुदाई नहीं होगी? और अभी तक जो 12 दिन की खुदाई थी उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर आई हैं? देखिए, हम आपको बता चलें, जिनके संबंध की चंदौसी की बात की जाए तो यहाँ पे बावड़ी की खुदाई चल रही थी। आज 14-15 दिन था, और लेकिन वहाँ पर जो बावड़ी की खुदाई इसलिए रोक दी गई कि उसमें गैस टाइप की निकल रही थी, और गैस टाइप के दौरान में वहाँ पर जब एसआई की टीम पहुंचती है तो उन्होंने जानकारी ली कि इसमें गैस कहाँ से निकल रही है। तो गैस टाइप की है कि वो निकलने के बाद में वहाँ पर बताया गया कि जो दीवारें हैं वो मंजिल नीचे भी जा सकती है, क्योंकि पुरानी इमारतें बनी हुई जो बावी हुआ है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने जो है मजदूरों से कहा कि यहाँ से रोक दिया जाए, जिस तरीका से इसकी सपोर्ट देने के बाद में इसकी खुदाई की जाएगी, या और दूसरी तरीका से इसकी जो है आसपास जो है इंजीनियर बुलाने के बाद में पूछा जाएगा कि कितनी नीचे गहराई और बकाया है इसके अंदर, और किस तरीके से खुदाई की जाए। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, एक मंजिल तो निकल चुकी है, दूसरी मंजिल की बात की जाए तो उसमें जो मिट्टी निकाले थे तो वह जेबीसी की कोई तरीका नहीं चलाने का, तो मजदूर द्वारा जो नगर पालिका के कर्मचारी वो लगे हुए हैं, फावड़े द्वारा पत्थर द्वारा मिट्टी निकाली जा रही थी। उसी को देखते हुए यहाँ पे एएसआई टीम ने आदेश दिया है कि इसके अंदर जो खुदाई का कार्य है वो रोक दिया जाए। जी ठीक है सतीश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के पास बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने दस्तावेजों को फर्जी साबित करते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। इसी मामले पर संभल प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम गठित की और मामले की जांच शुरू की। जांच पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने का दावा फर्जी करार दिया गया है। एक 3 सदस्यीय कमेटी जिसमें हमारे एसडीएम संभल, सीओ संभल साहब और ईओ संभल थे, उनके द्वारा 29 तारीख को आए एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो दी गई कुछ कागजात थे, उनकी जांच की। तो जांच में ये पाया गया कि वो कागजात ना ही उनकी कोई चौधरी से कोई मेल खाता है, ना ही वो किसी कॉम्पिटेंट रजिस्टर के अंदर यहाँ पे लोकल रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, और ना ही वो किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सर्टिफाई किए गए हैं। उसके आधार पे वो डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, और उसमें उसी के आधार पे पुलिस द्वारा कल एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है, जिसमें कुछ जिन लोगों द्वारा छेड़खानी की गई है उन कागजात के साथ में और फर्जी कागजात तैयार किए गए हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। और सेक्शन 56 जो वक्फ एक्ट है उसका जिसने वायलेशन किया है, जिनके द्वारा वक्फ के नाम की कुछ ज़मीनें भी हैं वो भी बेचने के प्रकाश में आए हैं। तो इस तरीके की जो भी सूचनाएं हैं पुलिस द्वारा प्राप्त की जा रही है। कुछ कागजात भी हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें लोगों के द्वारा सूचना दी गई है कि कुल 52 बीघे ज़मीन है, अब वो वक्फ के नाम की है, उनको बेचा गया है। तो जल्दी उन लोगों के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत कर। सर, इसमें कितने आरोपी बनाए गए हैं? कैसे वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी भी हैं? ये अभियोग अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है, और विवेचना के अनुक्रम में जो भी विधिक कार्रवाई है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के दौरान एसपी और उनके पीआरओ पर गोली चलाने वाले दंगाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। चौबीस नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उसमें पुलिस द्वारा यहाँ से लोगों को खदेड़ते हुए जब पुलिस है वो हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में पहुंची थी, तब छत से किसी व्यक्ति द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया था। उसमें मुझे और मेरे पीआरओ को भी पाँव में गोली लगी थी। तब साजिब उर्फ तिल्लन नाम का एक व्यक्ति जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाला है, इस व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। जब इसका पता लगाया गया था तो पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई, तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में
इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्रीमेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे वो भी 12 बोर के थे, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन साजेब और तिल्लन से की गई है। मिर्जापुर जिले में सदर तहसील क्षेत्र के गांव धौरुपुर, राजपुर और भरुहना गांव के किसान अपने जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इसके खिलाफ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर किसानों की जमीन छीनकर अमीरों को बांटने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ आई है, क्या प्रदर्शन क्या कर रही हैं? अरे भैया कॉलोनी जो ले रहे हैं ना, उसी के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का जान चली जाएगी लेकिन जमीन हम लोग नहीं देने के लिए मंजूर है। भरोना, राजपूत, धौरुपुर ना सब एकाएक कर देंगे, खून बहाएंगे, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे। 4-4 बच्चों को लेकर हम लोग कहाँ कल जाएंगे? क्या खिलाएंगे, कहाँ रहेंगे? समस्या क्या है? दिक्कत समस्या यही है कि बार बार नोटिस आ रही है। नोटिस के द्वारा हम लोगों का घर द्वार जबरी गिराने का इतला दिया जा रहा है। हम लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे लेकर कहाँ? बरेली में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों के पास टीबी के मरीजों और योजनाओं की जानकारी न होने पर कड़ी फटकार लगाई। अधिकारियों को 84 गांवों को टीबी मुक्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गांव-गांव जाकर स्क्रीनिंग अभियान चलाने को कहा है ताकि टीबी रोगियों को सुविधा मिल सके। वहीं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। वाराणसी और आसपास के जिलों में प्रयागराज के लिए 721 बसें चलाई जाएंगी। परिवहन निगम की तरफ से यात्रियों के लिए निःशुल्क कुंभ शटल बसें भी चलाई जाएंगी जो यात्रियों को कुंभ स्नान के बाद वापस लेकर आएंगी। वाराणसी क्षेत्र और परीक्षित में कुल 320 बसें लगाई गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न पॉइंट्स जैसे नॉर्मल बसें थावत जैसे जो अपना प्रेजेंट रेट चल रहा है किराए का उसी रेट पे ले जाएंगी। कुंभ शटल बसें जिस दिन स्नान के एक दिन पहले से लेके एक दिन बाद तक वे उनको अंदर के एरिया में ले जाएंगी जिसमें कोई किराया चाहिए। जी, उस समय बसों में आपको धार्मिक संगीत सुनने को मिलेंगे और ये व्यवस्था हम लोग लैस कर दिए हैं बस। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एक फौजी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और आर्मी में नौकरी लगाने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। फिलहाल पीड़िता ने एसएसपी से मामले की शिकायत कर फौजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब वो आर्मी में हो गया? अब वो आर्मी में हो गया, अब वो शादी करने के लिए किस चीज में काम करता है? अब वो आर्मी में हो गया, पहले वो काम करता। क्या मामला है पूरा? बंटी से मेरा रिलेशन था काफी टाइम। किस लिए आए थे? मैं एसएसपी के पास आई थी। और उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।